बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज के बारे में। इस यूनिट का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ये हैं: डिफाइन टर्म्स, मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी, बॉडी अलाइनमेंट्स एंड बॉडी मैकेनिक्स। अब इस यूनिट में हम किस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें मोबिलिटी को हम डिफ़ाइन करेंगे, जॉइंट मोबिलिटी, बॉडी अलाइनमेंट्स हो गया, और इसके अलावा जो बॉडी मैकेनिक्स वगैरह हैं। डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। अब जो हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है हमारी बॉडी के लिए। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटी दैट इफेक्ट बैलेंस। अब जो ग्रेविटी के प्रिंसिपल्स है उस हमने उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जो कि ये क्या करते हैं हमारे बॉडी का जो बैलेंस है या पोस्चर्स वगैरह उसके ऊपर इफेक्ट कर देते हैं। डिस्कस फैक्टर्स इफेक्टिंग मोबिलिटी। अब वो कौन से फैक्टर है जो कि मोबिलिटी पे क्या कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं। डिस्कस द इफ़ेक्ट्स ऑफ इमोबिलिटी ऑन ह्यूमन बॉडी। अब कोई बंदा है वो मूव वगैरह नहीं कर सकता, यानी इमोबिलिटी है, मोबलाइज नहीं है, तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। डिस्क्राइब द इम्पेक्ट ऑफ इमोबिलिटी ऑन फिजियोलॉजिक एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन। अब हमने जो है यानी जो इमोबिलिटी है फिजियोलॉजिकल क्या फंक्शन के ऊपर किस तरह ये इम्पेक्ट कर देते हैं, या जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है उसके ऊपर किस तरह इफेक्ट कर देते हैं। अप्लाई नर्सिंग प्रोसेस वाइल प्लानिंग फॉर द क्लाइंट हु ऑल्टर्ड मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। हमने क्या करना है, एनसीपी प्रिपेयर करने हैं, नर्सिंग केयर प्लान प्रिपेयर करना है उस पेशेंट के लिए जिनका जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है वो चेंज हो। Activity exercise pattern. Activity exercise pattern refers to a person routine of exercise, activity, leisure and recreation includes. अब जो एक्टिविटी है ये क्या चीज़ है, जो एक्सरसाइज पैटर्न है ये क्या चीज़ है, ये डेली बेसिस पे हम जो एक्सरसाइज करते थे रूटीन बेसिस पे, या जो हमारी एक्टिविटीज़ है, या जो लेजर रिक्रिएशन यानी सैर व तफरीह के लिए हम जो यानी मुख्तलिफ काम कर देते हैं, वॉक वगैरह कर देते हैं, यानी इसके अलावा जो है घर में अपने आप को बिज़ी रख देते हैं, तो ये सारे किस चीज़ में आते हैं, एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न में। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग दैट रिक्वायर्स एनर्जी सच एज ड्रेसिंग, कुकिंग, द टाइप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज। अब जो है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग क्या है, जिसको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग का मतलब क्या है, हम जो डेली तौर पर हम जो ड्रेसिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, यानी हम जो पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी डेली बेसिस पे एक्टिविटी है। द टाइप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज, और हम क्या देखते हैं उसमें जो क्वालिटी है या क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज के हैं। एक्टिविटी is bodily movement produced by skeletal muscles that require energy expenditure and produces progressive health benefits. अब एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटीज़ जो है ये बॉडी मूवमेंट है, ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स वगैरह हैं उसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अब ये किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, इसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है, ताकि स्केलेटल मसल्स जो है क्या करें, मूवमेंट वगैरह प्रोड्यूस करें। तो जब भी हमारे जो स्केलेटल मसल्स है ये मूवमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं तो उसको क्या कहा जाते हैं, एक्टिविटीज़ कहा जाते हैं। एंड प्रोड्यूसेस प्रोग्रेसिव हेल्थ बेनिफिट्स, और जब भी हम कोई एक्टिविटीज़ वगैरह कर देते हैं तो इसका क्या होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न। एक्सरसाइज अब क्या है, is a type of physical activity defined as a planned, structured and repetitive bodily movement done to improve or maintain one or more components of physical fitness. अब जो एक्टिविटी है वो हम प्लेन पुल नहीं होते, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये प्लेन पुल होते हैं, और आप क्या करते हैं यानी एक स्ट्रक्चर हमने पहले से सोचा होता है इस चीज़ के बारे में, और ये जो बॉडी मोमेंट है उसको रिपीट कर देते हैं बार बार, यानी अगर आप जो है हैंड को मूव कर देते हैं तो आप इसको रिपीट कर देते हैं। अगर फुट फीट्स मोमेंट है तो आप इसको क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो जो ये एक्सरसाइज है ये प्लेन पुल है, और इसके अलावा ये इसमें बॉडी मूवमेंट जो हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। डन टू इम्प्रूव और मेंटेन वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। अगर हम ये किस लिए करते हैं, ताकि हमारे जो फिजिकल फिटनेस है हम इसको क्या करें, इम्प्रूव करें। अब अगर कोई पेशेंट है उसको क्या है, ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे डिजीज़ काज होते हैं। इसके अलावा यानी जो आपका हाइपरटेंशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, इसके अलावा हार्ट डिजीज़ हो गया जो कि का बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देते हैं ओबेसिटी पे। तो हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं, ताकि हम ओबेसिटी वगैरह जो है उसको अवॉइड करें, स्ट्रेस वगैरह को अवॉइड करें, तो हमारा जो फिजिकल फिटनेस है वो क्या हो जाते हैं, एक्सरसाइज से इम्प्रूव हो जाते हैं। एक्टिविटी टॉलरेंस, इट इज़ द type and amount of exercise or daily living activities an individual is able to perform without any adverse effect. अब एक्टिविटी टॉलरेंस का मतलब ये है कि एक बंदे है वो डेली बेसिस पे क्या कर देते हैं, एक्सरसाइज वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं,
अब एक्टिविटी टॉलरेंस का मतलब क्या है? एक्टिविटी टॉलरेंस का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा डेली बेसिस पे किया एक्टिविटीज़ या डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इतने रेंज में करते हैं कि उनके ऊपर यानी उनके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट शो ना करे, तो ये एक्टिविटी टॉलरेंस है। अब अगर जो एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ वगैरह इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और बॉडी के ऊपर ये जो है एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी इनटॉलरेंस है। एक्टिविटी टॉलरेंस का मतलब ये है कि कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो और आपका जो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज है वो बैलेंस हो। टर्मिनोलॉजीज़। मोबिलिटी का मतलब क्या है? मोबिलिटी इज़ द एबिलिटी एंड वेलनेस टू मूव आर द क्वालिटी ऑफ मूविंग फ्रीली। अब मोबिलिटी का मतलब ये है कि आप किसी भी बॉडी पार्ट को क्या कर सके कि फ्रीली उसको मूव कर सके, ये क्या है? मोबिलिटी है। ये आपकी बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी वगैरह है, इतनी कैपेसिटी वगैरह है कि आप जो बॉडी पार्ट है इसको क्या करें? फ्रीली मूव करे। इसको क्या कहा जाते हैं? मोबिलिटी कहा जाते हैं। Giant mobility, the ease with which a giant or series of giant is able to move before being restricted by the surrounding structure। अब जाइंट मोबिलिटी का मतलब क्या है? इसमें जाइंट आपके इन्वॉल्व होते हैं कि आपको जाइंट क्या कर सकते हैं? फ्रीली इसको मूव कर सकते हैं। आप जो है बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट है और हर पार्ट्स में अपने अपने जॉइंट्स मौजूद हैं कि जब भी आप इसको फ्रीली मूव कर देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? जाइंट मोबिलिटी कहा जाते हैं। बॉडी मैकेनिक्स। Efficient, coordinated and safe use of the body is to produce motion एंड मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग एक्टिविटी। अब जो बॉडी मैकेनिक्स है ये है कि जब भी आप अपनी बॉडी को कोऑर्डिनेटेड तौर पर यूज़ करते हैं या सेफ तौर पर अपने बॉडी को यूज़ करते हैं, तो इससे आपकी क्या हो जाता है? यानी मोशन वगैरह प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी बैलेंस है ये क्या कर देते हैं? एक्टिविटी के वक्त इसको मेंटेन रखते हैं। अगर आपकी बॉडी का जो मैकेनिक्स है, पोस्चर वगैरह ठीक नहीं है, तो आपके जो मोशन वगैरह वो प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं होंगे और आप जब एक्टिविटी वगैरह कर रहे हो तो इफेक्ट वगैरह भी शो कर देते हैं बॉडी के ऊपर। इन्वॉल्व इस बॉडी अलाइनमेंट्स, यानी जो आपके पोस्चर है वो ठीक होने चाहिए। ये किस चीज़ में हेल्प कर देते हैं? आपको बैलेंस वगैरह रखते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट, और ये बॉडी मूवमेंट जो कोऑर्डिनेशन वगैरह है उसमें हेल्प कर देते हैं जो बॉडी मैकेनिक्स वगैरह है। बॉडी अलाइनमेंट आपका ठीक होना चाहिए, पोस्चर वगैरह बैलेंस होना चाहिए, और इसके अलावा जो बॉडी मूवमेंट वगैरह वो कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। इस तरह ना हो कि आप आगे जो है अगर मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं, आप आगे की तरफ बेंड हो जाइए, आप पीछे की तरफ जो है बेंड हो जाए, तो ये कोऑर्डिनेशन यहीं पे शो नहीं होती बॉडी की। या अगर आप मूवमेंट कर रहे हो और कोई इररिलेवेंट या इरेगुलर मूवमेंट वगैरह आप कर रहे हैं, तो इसी भी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें डिस्टर्बेंस वगैरह आ सकती हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ द बॉडी मैकेनिक्स। फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ वर्क रिड्यूस द चांस ऑफ इंजरी। यानी अगर हम जो है क्या करें, ये कुछ प्रिंसिपल्स है मैकेनिक्स की कि हम किस तरह बॉडी को बैलेंस रखेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस है, कुछ प्रिंसिपल्स है। उनमें ये है कि आपने यानी क्या करना है? फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ वर्क रिड्यूस द चांस ऑफ इंजरी, कि जब भी आप कोई काम वगैरह करना है तो इस तरह नहीं है कि आप जो है एक साइड पर काम कर रहे हो और आप पीछे देख रहे हो, या अपने दाई बाई साइड पर देख रहे हो और काम आप आगे कर रहे हो, तो ये इससे आपकी क्या है? बॉडी मैकेनिक्स में चेंजेस वगैरह आ सकती है, या कोई इंजरी वगैरह हो सकती है आपको। आपने जिस डायरेक्शन में काम करना है तो फेस भी उस डायरेक्शन में होना चाहिए। होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट क्लोज टू द बॉडी रिक्वायर्स लेस एनर्जी देन होल्डिंग इट फर्दर अवे। आप एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? यानी अपनी बॉडी के करीब उसको रखते हैं और एक ऑब्जेक्ट को आप दूर रखते हैं। तो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने बॉडी के करीब रखते हो, तो इससे आप जो है क्या होते हैं? फ़ायदा ये है कि लेस एनर्जी रिक्वायर होती है और जो यानी इंजरी वगैरह है उनके चांसेस कम होते हैं। मसल स्ट्रेन कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग लेग मसल्स व्हेन पुशिंग एंड पुलिंग। अब मसल्स के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह हमने किस तरह अवॉइड करना है कि जब भी आप कोई हैवी चीज़ उठाते हैं या आपने जो है कि कोई हैवी एक्सरसाइज वगैरह करना है, तो उसमें आपने क्या करना है? अब जो लेग के मसल्स है क्योंकि स्ट्रांग होते हैं, तो आपने लेग मसल्स को यूज़ करना है कि आपने कोई चीज़ को पुश करनी है या पुल करनी है। स्मूथ कंटिन्यूस मूवमेंट आर इजर एंड सेफर देन सडन शार्प और अनकंट्रोल मूवमेंट। अगर आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं वो स्मूथ है और इसके अलावा कंटिन्यूस तौर पर है। इस तरह ना हो कि आप किसी चीज़ को अचानक उठाते हैं या तेज़ी से उठाते हैं या इसके अलावा कोई अनकंट्रोल मूवमेंट है, तो इससे आपको इंजरी वगैरह हो सकती है। इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सेफ मूवमेंट तब होगी कि जब आप कोई स्मूथ मूवमेंट करते हो या कंटिन्यूस तौर पर मूवमेंट वगैरह कर रहे हो, तो इससे जो इंजरी चांसेस है वो कम होते हैं। ऑलवेज एडजस्ट द हाइट ऑफ द वर्क एरिया व्हेन पॉसिबल। आपने जो है क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट अगर आपने कोई उठानी है या कोई भी आपने काम करना है, तो हाइट को आपने क्या करना है? एडजस्ट करना है। हाइट एडजस्ट करने का फ़ायदा ये है कि इसमें भी जो है इंजरी के चांसेस कम होते हैं।
बेंड हिप्स एंड नीज, वाइडनिंग बेस ऑफ सपोर्ट इज नीडेड। आपने जो हिप्स वगैरह है इसको क्या करना है, बेंड करने हैं। जो नीज वगैरह है उसको क्या करना है, जो घुटने वगैरह है उसको बेंड करने हैं। और जो आपकी बेस यानी पाँव के नीचे यानी जो फुट के दरमियान डिस्टेंस है तो उसको आपने क्या करना है, वाइड करना है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी का जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ द बॉडी मैकेनिक्स, ये आपको कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है। इसमें प्लान योर लेफ्ट, आस्क फॉर हेल्प। अपने क्या करना है, सबसे पहले प्लान बनाने हैं, फिर अगर आप उस चीज़ को नहीं उठा सकते तो कि दूसरे बंदे को आप कॉल करें, उनको बुलाए ताकि वो आपको क्या करें, हेल्प करें। विडन योर बेस ऑफ द सपोर्ट, अब ये आपको टांग वगैरह आपको नज़र आ रहा है, फीट वगैरह आपको नज़र आ रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है दरमियान में ये ज़्यादा है, क्योंकि इससे बॉडी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। बेंड योर नीज, यहीं पे जो है उन्होंने अपने जो लेग्स मसल्स है इसको बेंड किया हुआ है या अपनी नीज वगैरह को बेंड किया हुआ है। टाइन योर स्टोमिक मसल्स, जब भी आपने कोई वजन वगैरह उठाना है तो अपने स्टोमिक मसल्स को क्या करने हैं, टाइट करने हैं। लेफ्ट विद योर लेग मसल्स, आपने कोई भी चीज़ उठानी है तो जो लेफ्ट लेग है उसके ऊपर आपने रखनी है, उसके ऊपर आपने फोर्स लगानी है। कीप योर लोड क्लोज, आपने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उठाया है तो आपने अपनी बॉडी से दूर नहीं रखना बल्कि अपने बॉडी के साथ क्लोज रखना है। इसका फ़ायदा ये है कि जो एनर्जी है कम एक्सपेंड होगी। कीप योर बैक स्ट्रेट, आपने जो पीछे कमर वगैरह है इसको क्या रखना है, स्ट्रेट रखना है। इस तरह ना हो कि आगे तरफ बेंड हो या पीछे की तरफ बेंड हो, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप उठाते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉडी अलाइनमेंट्स एंड एक्टिविटी, अब वो कौन से फैक्टर है जो कि बॉडी अलाइनमेंट से एक्टिविटी के ऊपर क्या कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं। उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर आपके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि आपके जो यानी बॉडी अलाइनमेंट से या एक्टिविटी है आप प्रॉपर नहीं होंगे। फिजिकल हेल्थ होगी, अगर आप कोई डिजीज़ वगैरह है या कोई डिसेबिलिटी है या इसके अलावा आप फिजिकल हेल्थ आपका ठीक नहीं है तो ये भी क्या करते हैं, इफेक्ट कर देते हैं अलाइनमेंट और एक्टिविटी पे। मेंटल हेल्थ जो है ये क्या हो, ये भी इफेक्ट कर देते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, जो यानी हमारे बॉडी का जो अलाइनमेंट है, एक्टिविटी वगैरह है। न्यूट्रिशन हो गया, अगर बंदे का डाइट वगैरह वीक है तो बॉडी अलाइनमेंट्स भी ठीक नहीं हो सकता, एक्टिविटी भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। तो बॉडी अलाइनमेंट्स के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। पर्सनल वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, आप जो है पर्सनल वैल्यूज़ भी चाहिए होती है। अगर आप कोई एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हो उसका मतलब ये कि आप उसको कितना वैल्यू देते हो, आपके एटीट्यूड्स वगैरह क्या है उस चीज़ के बारे में। अदर फैक्टर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, बॉडी अलाइनमेंट्स और एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज के क्या फ़ायदे हैं, लोग क्यों एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठते हैं या जो है असर टाइम एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो इनके एडवांटेजेस वगैरह क्या है। इंटीगुमेंट्री सिस्टम मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, प्रिवेंट प्रेशर अल्सर। अब इंटीगुमेंट्री यानी जो स्किन सिस्टम है उसके अंदर क्या करते हैं, स्किन इंटीग्रिटी को ये मेंटेन रखते हैं और इसके अलावा जो प्रेशर अल्सर है जिसमें हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू है यानी बोन साइड पे उस इंजरी से बचाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी जो हार्ट के लिए इसका क्या एडवांटेजेस है, स्ट्रेंथन हार्ट मसल्स एंड ब्लड सप्लाई टू हार्ट। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो उनके जो हार्ट मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। जब भी हार्ट मसल स्ट्रांग हो तो आपके ब्लड सप्लाई या जो आपका हार्ट का फंक्शन है पंपिंग द ब्लड वो ईजीली तौर पर करेंगे। इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, और जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाते हैं, इससे इंक्रीज हो जाते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इम्प्रूव्स एपेटाइट, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। अब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है इसके ऊपर ये क्या इफेक्ट कर देते हैं, इसके बेनिफिट्स किया है कि एपेटाइट को इम्प्रूव कर देते हैं, यानी आपको जो खाना वगैरह खाते हो तो आप इजीली खाना वगैरह खा सकते हैं, आपके डाइजेशन वगैरह आपकी एलिमिनेशन वगैरह तो ये क्या हो जाती है, इससे इम्प्रूव हो जाती है। मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, मसल स्ट्रेंथन, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, इंक्रीज बोनी डेंसिटी एज मेंटेन। अब मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या होते हैं, जो हमारे मसल्स वगैरह है क्योंकि एक्टिविटी और एक्सरसाइज में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं तो मजबूत हो जाते हैं एक्सरसाइज से, और इसके अलावा जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हो जाते हैं। साइकोन्यूरोलॉजिक सिस्टम, आप ब्रेन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, यानी आपका थिंकिंग पावर जो आपका सेंसरी सिस्टम है वो क्या हो जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं। इंप्रूव सेल्फ एस्टीम, इंक्रीज एनर्जी लेवल टू परफॉर्म आइडियल। आप इससे क्या होता है एक्सरसाइज का कि आपका एनर्जी लेवल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ताकि आप अपने डेली एक्टिविटी जो एक्सरसाइज है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर इसका क्या यानी इफेक्ट है, क्या फ़ायदा है इसका, इंक्रीज वेंटिलेशन। अब ये इससे क्या हो जाता है एक्सरसाइज से कि आपका वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाता है। जब भी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाते हैं तो मतलब आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है वो कभी भी नहीं होगी और आपको बॉडी को हर टिश्यू या जितने भी सेल्स वगैरह हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होंगे।
प्रिवेंट पुलिंग आप सिक्रीशन, और ये जो सिक्रीशन वगैरह है उनको क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन वगैरह हैं तो बिल्कुल वेट रहते हैं। मेटाबॉलिक सिस्टम, यानी जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसके ऊपर इसके लिए क्या बेनिफिट है, इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। अभी हमारे बॉडी के लिए जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। जब भी मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो तो यानी सेल को फूड डेफिशिएंसी नहीं होती, एनर्जी डेफिशिएंसी नहीं होती, और जब भी अगर सेल को जो है फूड डेफिशिएंसी वगैरह हो, एनर्जी डेफिशिएंसी हो, तो अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। तो इस चीज़ से मेटाबॉलिक रेट जो है इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज यूज़ ऑफ फैटी एसिड्स विच रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल। अब जो फैटी एसिड्स है इसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, यूज़ करते हैं फैटी एसिड्स को, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह हैं उनके लेवल कम होते हैं बॉडी के अंदर। यूरिनरी सिस्टम से क्या होते हैं कि आप जो प्रिवेंट यूरिनरी स्ट्रेसेस, आप अगर कोई बंदा है उसमें कोई यूरिनरी जो है डिफ़िकल्टी है तो उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इमोबिलिटी, अब ये जो था यानी बेनिफिट्स थी एक्टिविटी और एक्सरसाइज की उनके क्या एडवांटेजेस है। अब इसमें हम क्या बात करेंगे, जो इमोबिलिटी, अगर कोई बंदा जो है डिसेबल है या मोबिलाइज नहीं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो इसकी क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इंटीग्रेटरी सिस्टम, अब स्किन के ऊपर क्या है, रिड्यूस स्किन टर्गर। अब जो स्किन की टर्जिडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, स्किन ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जो है थ्रम्बस फार्मेशन, वहाँ पे जो क्लॉटिंग वगैरह हो सकती है। हार्ट के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, कोलेस्ट्रॉल फार्मेशन हो सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के अंदर क्या है, आपका जो एपेटाइट है, आपको भूख करने लगना, ये इसको क्या कर देते हैं, इसके ऊपर इफेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा का जो डाइजेशन वगैरह या कंस्टिपेशन, आपके डाइजेशन के ऊपर ये इफेक्ट कर देते हैं, कंस्टिपेशन वगैरह काज कर देते हैं, आपके डाइजेशन डिक्रीज़ कर देते हैं, कि जब भी आपका डाइजेशन डिक्रीज़ हो तो वहाँ पे आपको कंस्टिपेशन वगैरह हो सकती है। तो अगर कोई बंदा जो है एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन वगैरह वो स्ट्रांग होते हैं। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता तो डाइजेशन जो है वो वीक होते हैं, और जिसकी वजह से कंस्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर इसका क्या एडवांटेज है कि जो आपके मसल्स वगैरह है वो वीक होते हैं। इसके अलावा डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस, आपके बोन वगैरह वीक हो सकते हैं। डिसयूज एट्रोपी वगैरह हो सकती है। इनिशियल साइज वो इंक्रीज हो सकती है। कंट्रैक्चर्स, स्टिफनेस एंड पेन वगैरह आपको हो सकते हैं। साइको न्यूरोलॉजिक सिस्टम, आपके जो यानी ब्रेन है इसके ऊपर क्या इफेक्ट है, आपके जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग यानी जो डेली बेसिस पे आप एक्टिविटी करते हैं उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, आपकी थिंकिंग पावर को डिक्रीज़ कर देते हैं। इसके अलावा आपकी जो सोशल डेवलपमेंट है, सोशल इंटरेक्शन वगैरह है उसको क्या कर देते हैं, इसके ऊपर भी इफेक्ट कर देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पुलिंग ऑफ सिक्रेशन, एटिलेक्टेसिस, हाइपोस्टेटिक निमोनिया, आपको क्या हो सकते हैं, यानी जिनमें भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ यहाँ पर है या लूअर वगैरह है, यानी सांस डिस्पनिया वगैरह, इसके अलावा जो है ऑक्सीजन जो वेंटिलेशन वगैरह है इसके ऊपर भी इफेक्ट कर देते हैं। मेटाबॉलिक सिस्टम, मेटाबॉलिक रेट इसको क्या करते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। एनोरेक्सिया वगैरह, जो यानी टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसके अलावा जो है नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस, आपकी बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है स्पेशली बोन को, क्योंकि कैल्शियम की वजह से बोन स्ट्रांग होते हैं, तो जो कैल्शियम का यानी मकदार है उसी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। यूरिनरी सिस्टम के ऊपर क्या है, यूरिनरी स्ट्रेसेस, रीनल कैलकुला, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी इन्फेक्शन, आपको यूटीआई वगैरह हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपको यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है। इसके अलावा आपके किडनी के अंदर कोई स्टोन्स वगैरह बन सकते हैं अगर आप जो है एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। अगर कोई बंदा जो है इमोबल वगैरह है, इनको ये रिस्क फैक्टर है। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज की कौन कौन से टाइप्स हैं, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। अब मेजर जो टाइप्स है वो 2 है, एक्टिव एक्सरसाइज है और दूसरा क्या है, पैसिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज में क्या है, मोशन इम्पॉर्टेड टू बी बाई वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स कंट्रोलिंग मसल्स, कि जब भी आप अपने बॉडी को वॉलंटरी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, आप रिलैक्स करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, एक्टिव एक्सरसाइज कहा जाते हैं। ये भी हमारे मसल्स वगैरह है ये खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, हम यानी हमारे मर्जी से हम इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए या रिलैक्स करना चाहिए तो ये रिलैक्स कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये एक्टिव एक्सरसाइज में आते हैं। एक्टिव असिस्टिव एक्सरसाइज अभी क्या है, वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कंट्रोलिंग अ पार्ट असिस्ट बाय थेरापिस्ट और बाय समवन एल्स। आप अपनी बॉडी को जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या उसको क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, लेकिन आप खुद नहीं कर सकते, बल्कि इसमें क्या होते हैं, दूसरा बंदा इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो आपके मसल्स वगैरह को कॉन्ट्रैक्ट करे या रिलैक्स करे, और थेरापिस्ट वगैरह भी हो सकती है, इसके अलावा कोई और भी हो सकते हैं।
Aerobic exercise, a type of physical activity that increases the heart rate and promotes increased use of oxygen in order to improve the overall body conditions. अब एरोबिक एक्सरसाइज कौन से, ये एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ होती है. इसके अलावा जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको प्रमोट कर देते हैं, उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, और जो हमारे ओवरऑल बॉडी कंडीशंस है उसको क्या कर देते हैं, इम्प्रूव करते हैं. तो ये है एरोबिक एक्सरसाइज. आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज का मतलब क्या है? आइसो मीन सेम, जो कि ग्रीक वर्ड है. काइनेसिस मीन मोमेंट. इन्वॉल्व मसल कॉन्ट्रैक्शन विद रेजिस्टेंस. आप इसमें मसल्स को क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन इसके अपोजिट कोई रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं उसके अगेंस्ट आप अपने मसल्स को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं. रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल सोर्सेज. अब ये जो आप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर देते हो तो वहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं, और रेजिस्टेंस ये कहाँ मौजूद हैं, ये एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं. एग्जाम्पल, मोमेंट ऑफ लेग अगेंस्ट रेजिस्टेंस. आप अगर आपने जो लेग को मूव वगैरह करते हो तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट यही पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है. आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या है? मेंटेन इक्वल मसल टोन सेम टेंशन वे ऑफ वे. आइसोटोनिक एक्सरसाइज में क्या करते हैं कि जो मसल्स वगैरह टोन है उसको हम सेम रखते हैं, यानी इक्वल जो है एक्सरसाइज देते हैं या इक्वल एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, कि जब भी यानी इक्वल मसल्स जो है उनका टोन वगैरह सेम हो तो ये किस चीज़ में आते हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइज में आते हैं. जैसे कि ये जिम वगैरह में अक्सर लोग करते हैं, पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं कि इसमें जो मसल्स टोन वगैरह है वो क्या है, सेम है. Passive exercise, motion imparted to a segment of a body by another individual, machine or outside force. अब एक्टिव में क्या करते थे हम खुद जो है यानी वॉलंटरी तौर पर अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर देते हैं. लेकिन पैसिव में क्या है कि इसमें कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व होती है, या वो मशीन भी हो सकती है, या कोई बंदा वगैरह जो है हो सकते हैं जिसमें वो एक्सरसाइज वगैरह में हेल्प कर देते हैं. तो अगर उस एक्सरसाइज में जिसमें कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व या कोई मशीन वगैरह इन्वॉल्व हो आउटसाइड से, तो ये किस एक्सरसाइज में आते हैं, ये पैसिव एक्सरसाइज में आ जाते हैं. अक्सर एग्जांपल में पूछा जाता है कि ये कौन सा एक्सरसाइज है, पैसिव है, एक्टिव है, तो इस चीज़ को आपने जहन में याद रखना है. pelvic floor, a combination of endurance and strength exercise of pelvic floor, circumvaginal or perineal muscles. आप जो circumvaginal है या perineal muscles वगैरह है pelvic साइड पे, जब आप भी उनको एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनको मूव वगैरह करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, पेल्विक फ्लोर में आ जाते हैं. सिटिंग एक्सरसाइज. अब सिटिंग एक्सरसाइज में क्या होते हैं, सिट अप, कर्ल अप एन एक्सरसाइज इन विच अ पर्सन लाइज फ्लैट ऑन द बैक, लेफ्ट द टॉर्सो टू अ सिटिंग पोजीशन, स्ट्रेंथ एब्डोमिनल मसल्स. अब इसमें क्या होते हैं, एक बंदा बैठा होते हैं जो अपने मसल्स को क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं या रिलैक्स वगैरह कर देते हैं, तो ये किस चीज़ में आते हैं, सिटिंग एक्सरसाइज में आते हैं. रेंज ऑफ मोशन. रेंज ऑफ मोशन क्या है, एक्सरसाइज दैट मूव ईच जॉइंट थ्रू इट्स फुल रेंज ऑफ मोशन, दैट इज टू द हाइस्ट रेंज ऑफ मोशन विच ईच जॉइंट नॉर्मली इज केपेबल. आप जितना ज़्यादा हो सके अपने बॉडी को यानी अपने जो जॉइंट्स वगैरह उनको मूव कर सके ज़्यादा से ज़्यादा रेंज तक, तो ये क्या है, रेंज ऑफ मोशन इसको कहा जाता है. कि आपका कोई जॉइंट वगैरह है जितना पॉसिबल है आप इसको क्या करते हैं, मूव कर देते हैं, तो ये क्या है, रेंज ऑफ मोशन है. फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज. अब फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज क्या है, मसल वर्क बाय कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग देयर फॉर कॉजिंग मोमेंट. अब जो हमारे बॉडी के अंदर ये मोमेंट प्रोड्यूस होते हैं, किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे मसल्स जो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं. ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स आर ऑब्वियसली रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मोर ऑफन. अब एक्सरसाइज में जो है ज़रूरत होती है कि मसल्स क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और इसके साथ साथ रिलैक्स हो जाए. मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज मोमेंट रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू वर्क. अब जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. द हार्ट पम्प ब्लड अराउंड द बॉडी. अब हार्ट के अंदर जो है मसल्स वगैरह लगा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जिसके थ्रू पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज होते हैं. इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प आउट बाय द हार्ट थ्रू इंक्रीज हार्ट रेट. अब जो यानी ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होते हैं, यानी जो पंपिंग वगैरह इंक्रीज़ होते हैं किसके थ्रू, हार्ट रेट जब इंक्रीज़ हो जाते हैं. बफर एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स. अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देते हैं. एड्स एंड टेम्परेचर रेगुलेशन. हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है उसके रेगुलेशन यानी बैलेंस रखने में क्या कर देते हैं, हेल्प करते हैं. थ्रू रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन ब्रिंग टू द बॉडी एंड रिमूव्ड कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये क्या करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम में कि ऑक्सीजन को बॉडी के एंटर करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. When exercising, breathing occur faster and more oxygenated inhale and transfer to the muscles where the oxygen is used to help exercise.
अब जब भी कोई बंदा वगैरह एक्सरसाइज कर रहा है तो इससे ब्रीथिंग इंक्रीज़ होती है, कि जब भी ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो तो आपको बॉडी की जो वेंटिलेशन है वो ज़्यादा हो जाते हैं। वेंटिलेशन में क्या होती है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। और जब भी आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा हो तो हर सेल को, हर टिश्यू को प्रॉपर जो है मिल जाती है ऑक्सीजन वगैरह अपने फंक्शन को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने के लिए। ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज इन ब्लड सेंट टू वर्किंग मसल्स। अब ये जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होते हैं इसी, और जितनी ब्लड रिक्वायर होती है मसल्स वगैरह को ईजिली वहाँ पे पहुँच जाते हैं। After exercise, heart return to normal faster and lung work good and more oxygenated blood moving to the working muscles becoming larger, stronger, gain more blood vessels and can store more energy। अब एक्सरसाइज के बाद आपके जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल पे आ जाते हैं और आपके जो लंग का फंक्शन है वो भी क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, बढ़ जाता है। ऑक्सीजन के जो सप्लाई है ब्लड के अंदर वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो मसल्स है वो लार्ज हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स है वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं और एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह आगे इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।